पार्ट वन में हमने बात की थी शीत युद्ध के कारण और परिणाम की। उसमें से सबसे पहला परिणाम यह था कि विश्व दो ध्रुवों में बंट चुका था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज की सीरीज, जिसमें हम आपके सभी विषयों से संबंधित व्याख्याएं देते हैं। हम शुरू करते हैं दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ से। आपने पढ़ा होगा, अपने साइंस में आपने पढ़ा होगा कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में वेस्टर्न और ईस्टर्न पोल्स की बात होती है, यानी कि पश्चिमी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव। हुआ क्या कि शीत युद्ध में जब दोनों महाशक्तियां अपने विचारधाराओं को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहती थी, जब वो अपनी विचारधारा को सबसे अच्छा बताती थी, उसके साथ अपने साथ देशों को जोड़ना चाहती थी, तो कई सारे देशों ने या अमेरिका को ज्वाइन किया, यानी अमेरिका के साथ चले गए। कई सारे देश सोवियत संघ के साथ चले गए। क्योंकि दुनिया दो गुटों में बट रही थी, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के गुट बन रहे थे, तो ऐसे में सभी देशों के लिए, या जो छोटे छोटे देश थे या कई सारे देश, उनके पास एक ही रास्ता बच जाता था कि वह दोनों में से किसी एक महाशक्ति को ज्वाइन कर ले और दूसरी महाशक्ति से बच जाए। इसी तरह से दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के साथ चली गई, यानी कि कुछ देशों ने अमेरिका को ज्वाइन कर लिया और कुछ देशों ने सोवियत संघ को ज्वाइन कर लिया। ऐसे में पूरी दुनिया दो वर्गों में, दो भागों में बट गई। हालांकि कुछ देश ऐसे भी थे जो दोनों में से किसी भी देश के साथ नहीं गए थे। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी दो ध्रुवीय विश्व से हम क्या कहते हैं? दो ध्रुवीय विश्व से हमारा मतलब होता है जब शीत युद्ध के दौरान विश्व के विभिन्न देश महाशक्तियों के खेमे से जुड़ने लगे, तो पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया। तो दो ध्रुवीय विश्व क्या है? जब पूरी दुनिया के जो विभिन्न देश थे, उन्होंने या तो अमेरिका को ज्वाइन किया या तो सोवियत संघ को ज्वाइन किया। तो इस तरह से जो पूरी दुनिया है वो दो खेमों में बट गई, दो ध्रुवों में बट गई। तो महाशक्तियां गठबंधन बनाने लगी, महाशक्तियां गठबंधन बनाने लगी। तो जिन देशों ने अमेरिका को ज्वाइन किया होगा वो अमेरिकी खेमा कहलाएगा, जिन देशों ने सोवियत संघ को ज्वाइन किया होगा वह सोवियत खेमा कहलाएगा। तो इस तरह से महाशक्तियों के गठबंधनों को कई सारे नाम दिए गए। महाशक्तियों के गठबंधन को किस नाम से जाना जाता था? सबसे पहले याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की विचारधारा क्या थी? बताइए। पूंजीवादी विचारधारा। तो इसे पूंजीवादी गठबंधन कहा गया। ऐसा गठबंधन जो पूंजीवाद को बढ़ावा देगा, क्योंकि वो अमेरिका की विचारधारा थी। जो अमेरिका के साथ जुड़े होंगे देश, जो देश सोवियत संघ के साथ जुड़े, जाहिर सी बात है वो साम्यवाद को सपोर्ट कर रहे थे। तो यह खेमा क्या कहलाएगा? साम्यवादी गठबंधन। आगे बताइए। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए, दुनिया में कई जगह यह बंटवारा देखने के लिए मिला था कि दुनिया के देश या तो सोवियत संघ को ज्वाइन कर रहे थे या तो अमेरिका को। लेकिन यह विभाजन, यह बंटवारा सबसे ज्यादा यूरोप में नजर आया। ये यूरोप का मानचित्र है। आप देखिए, ये हिस्सा यूरोपीय है, ये हिस्सा यूरोपीय है।
ये सोवियत संघ का हिस्सा है जो एशिया में भी पड़ता है। ये हालांकि ये यूरोप में है, ये वाला हिस्सा सोवियत संघ का यूरोप में है, लेकिन यूरोप एशिया में भी पड़ता, जो सोवियत संघ था वो एशिया में भी पड़ता था और यूरोप में भी पड़ता था। अब देखिए कि ये जो आपको लाल कलर का दृश्य दिखाई दे रहा है, इसमें जो जो देश हैं इन्होंने सोवियत संघ को ज्वाइन किया, क्योंकि सोवियत संघ का लाल रंग नजर आ रहा है, सोवियत संघ को ज्वाइन किया। और इधर के जो यूरोप के पश्चिमी देश थे, अगर मैं इसे बांटना चाहूं तो मैं इसे पूर्वी और पश्चिमी में बांट सकता हूं। तो आप देखिए पूर्वी जो यूरोप थे, पूर्वी यूरोप के जो देश हैं, जैसे चाहे वो पूर्वी जर्मनी हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया हो, चाहे वो हंगरी हो, चाहे वो रोमानिया हो, चाहे वो बुल्गारिया हो, तो इन सब देशों ने, ये पूर्वी यूरोप के देश थे, तो इन्होंने सोवियत संघ को ज्वाइन किया। और इधर जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, चाहे वो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, इन देशों ने, पूर्वी यूरोप पश्चिमी यूरोप के देशों ने अमेरिका को ज्वाइन किया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का गठबंधन पश्चिमी गठबंधन भी कहलाए, क्योंकि पश्चिम यूरोप के ज्यादातर देशों ने अमेरिका को ज्वाइन किया था। और क्योंकि पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत संघ को ज्वाइन किया, तो इसे पूर्वी गठबंधन भी कहा गया। एक और नाम से जाना जाता है अमेरिका के गठबंधन को। आप इसे भी देखिए, आप देखिए कि ये यूएसए है, ये सोवियत संघ है। तो आप देखिए जो लाल कलर का ये पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है, इसमें कई सारे देश हैं। ये बड़ा सा तो सोवियत संघ है, इसके अलावा ये चीन है, यहाँ मंगोलिया है, इस तरह ये आपको जो छोटा सा दिख रहा है ये आपको नॉर्थ कोरिया दिखेगा। इस तरफ आप देखिए यूएसए वाला तो पूरा पीला है, ये यूएसए है, ये कनाडा है। तो कनाडा और यूएसए, और इधर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, और ये पश्चिमी यूरोप के देश पीले हैं। तो ये अमेरिका के संगठन वाले देश हैं, अमेरिका के साथ वाले देश, और ये पूरे यूएसएसआर के साथ वाले देश। और ये जो हरा दिख रहा है आपको, ये गुटनिरपेक्ष देश हैं जिन्होंने दोनों में से किसी भी गठबंधन को नहीं चुना था। तो जो यूएसए के साथ जो सारे देश थे वो कहलाए पहली दुनिया, क्योंकि देखिए पीला पे लिखा रखा है पहली दुनिया, पहली दुनिया कहलाई। जो यूएसएसआर के साथ थे वो दूसरी दुनिया कहलाए, और जो किसी के साथ नहीं गए, जो गुटनिरपेक्ष देश रहे, वो तीसरी दुनिया कहलाए। तो मैं कह सकता हूं, इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अमेरिकी गठबंधन को पहली दुनिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे था, अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे आगे था, सैन्य मामले में सबसे आगे था, इसीलिए पहली दुनिया। सोवियत संघ दूसरे नंबर पे था, इसीलिए इसके गठबंधन के देशों को भी दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया। अब आपके सामने आती है कि सैन्य संधियां या सैन्य गठबंधन कैसे करें। देखिए दोनों देश ये मान चुके थे कि अकेली लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, और लड़ाई लड़ेंगे तो परमाणु बम का इस्तेमाल होगा। ऐसे में अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए, ऐसे में अपने हथियारों को बढ़ाना चाहिए, ऐसे में अपने सैन्य गठबंधन की तरफ ध्यान देना चाहिए। यानी कि ज्यादातर देश जब हमारे साथ जुड़ी गए हैं तो सबकी सेनाओं को भी एक साथ ले आओ, ताकि एक के ऊपर हमला हो तो सब मिलकर उसका मुकाबला कर सकें। तो अमेरिका ने और सोवियत संघ दोनों ने ही सैन्य संधियां की, यानी कि सैनिक गठबंधन किए। अमेरिका ने 1949 में नाटो की स्थापना की। नाटो का फुल फॉर्म इंग्लिश में बनेगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। 1949 में, एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उन्होंने दूसरा सैन्य गठबंधन उसने किया साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954 में, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। और सेंटो किया उसने 1955 में, जिसे केंद्र संधि संगठन कहा गया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको दिखा देता हूं कि यह आपको किस तरफ मानचित्र पे किस तरफ दिखाई देगा, तो ध्यान से देखिए। नाटो देखिए, ये अटलांटिक महासागर है, ये ऊपर वाला ये अटलांटिक महासागर कहलाता है, ये प्रशांत महासागर, तो ये अटलांटिक महासागर कहलाता है। तो उत्तरी अटलांटिक, आप देखिए कि ज्यादातर पश्चिमी यूरोप के देश उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, उत्तरी अटलांटिक संधि
संगठन, उत्तरी अटलांटिक का सैन्य संगठन। तो इसमें ये सारे देश शामिल हो गए, ये सारे देश शामिल हुए आसपास के। अच्छा, उसके बाद उसने उसके बाद उसने सीटो की स्थापना की। सीटो मतलब साउथ ईस्ट एशिया। देखिए ये एशिया है पूरा, एशिया का साउथ भाग ये कहलाएगा, साउथ भाग ये कहलाएगा, और इसका ईस्ट वाला हिस्सा क्या होगा, ये। तो इस तरफ के जो देश जो बाद में अमेरिका के साथ शामिल हुए, वहां इस जगह के गठबंधन को सीटो कहा गया। और सेंटो, ये देखिए सेंट्रल एशिया का जो ये वाला भाग है, यह है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहलाया, जो यहाँ के जो देश उसमें शामिल हुए थे। सऊदी अरब भी इसमें शामिल बाद में हुआ था। तो अमेरिका ने 3 सैन्य गठबंधन किए, नाटो, सीटो और सेंटो। सोवियत संघ ने इसके बदले में क्या किया? सोवियत संघ पीछे कैसे रह सकता था, क्योंकि वह भी एक महाशक्ति था और उसे भी इसका जवाब देना था। सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की। वार्सा पैक्ट मैं आपको बता देता हूं, वार्सा असल में पोलैंड की राजधानी है। वार्सा पोलैंड की राजधानी है। तो वार्सा में ही यह एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें सोवियत खेमे के सभी देशों ने मिलकर अपने सैन्य गठबंधन की स्थापना की थी। मैं आपको दिखा देता हूं पोलैंड कहां पर है। ये देखिए, ये रहा पोलैंड, ये पोलैंड है और इसकी राजधानी वार्सा। तो पोलैंड की राजधानी वार्सा में यह संधि संगठन की गई थी, यह संधि साइन की गई थी। अब सवाल आता है कि आखिर क्यों बनाए गए सैन्य गठबंधन, जब युद्ध तो करना ही नहीं था, लेकिन कुछ उद्देश्य थे। नाटो के भी कुछ उद्देश्य थे, क्योंकि नाटो सबसे प्रमुख है, अमेरिकी गठबंधन में नाटो प्रमुख है, और सोवियत संघ ने एक ही किया था, वार्सा पैक्ट। तो नाटो का उद्देश्य क्या था? देखिए, नाटो का उद्देश्य बहुत सिंपल था कि क्योंकि इसके अंदर कई सारे देश थे, तो इनका उद्देश्य था कि हम में से, यानी कि हम सभी देशों में से, हम में से किसी एक देश पर यदि हमला होता है तो उसे सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर जवाब देंगे। ध्यान से देखिए इसे। नाटो का उद्देश्य क्या था? जितने भी देश थे, जो भी 27-28 देश थे, उनका ये मानना था कि अगर हम में से किसी के भी ऊपर, किसी एक के ऊपर भी अगर हमला होता है, तो हम ये मानेंगे कि ये नाटो के ऊपर हमला है, सभी देश के ऊपर हमला है, ना कि एक दूसरे देश के ऊपर, और हम सब मिलकर उस दुश्मन का सामना करेंगे। यानी कि हम में से किसी के एक के ऊपर हमला होगा तो हम मिलकर उस दुश्मन को हराएंगे। ये नाटो का उद्देश्य था। वार्सा पैक्ट का क्या उद्देश्य था? तो वार्सा पैक्ट का उद्देश्य था सीधा और सिंपल कि नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। यानी कि नाटो में जो देश शामिल हैं, उनका मुकाबला करना। यदि वह किसी तरह का रिएक्ट करते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना है और उनका सामना करना है। ना वार्सा पैक्ट का यह उद्देश्य था। नाटो का उद्देश्य कि हम में से किसी के ऊपर भी हमला होगा तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे, और वार्सा पैक्ट का उद्देश्य कि नाटो में जो भी देश शामिल हैं, यानी कि नाटो का हमें मुकाबला करना है। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए कि नाटो का क्या उद्देश्य था और वार्सा पैक्ट का क्या उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह आता है कि भाई, दो ध्रुवीय विश्व तो बन रहा था, यानी कि देश शामिल हो रहे थे,
महाशक्तियों के साथ। लेकिन छोटे देशों को ऐसा क्या मिल रहा था महाशक्तियों से, छोटे देशों को महाशक्तियों से ऐसा क्या प्राप्त हो रहा था कि वह महाशक्तियों के साथ जा रही थी, ऐसा क्या प्राप्त हो रहा था कि वह महाशक्तियों के साथ जा रही थी। तो देखिए महाशक्तियां, उनके नाम में ही है महाशक्ति, तो कई देशों को उनसे कुछ प्राप्त होता था। तो छोटे देशों को महाशक्तियों से क्या प्राप्त होता था, यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा, यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा। छोटे देशों को महाशक्तियों से ऐसा क्या मिलता था कि वह महाशक्तियों के साथ पीछे पीछे भागकर चली जाती थी। तो देखिए महाशक्तियों के पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे हथियार थे, तो उन्होंने छोटे देशों को, जो उनके अपने दुश्मन थे, जैसे कोई छोटा देश, मान लीजिए पाकिस्तान, अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ चला गया था सेंटो के संगठन में शामिल होकर, तो उसे यह सुनिश्चितता मिली थी, उसे यह सुरक्षा की गारंटी मिली थी कि हम भारत से आपको बचाएंगे, अगर भारत ने आपको कभी भविष्य में पीटने की कोशिश की तो, या आपके ऊपर हमला किया तो हम आपको बचाएंगे। तो छोटे देशों को अपने दुश्मन से सुरक्षा की गारंटी मिल रही थी कि अगर आपको भविष्य में किसी तरह का हमला आप झेलते हैं तो हम आपको बचाएंगे। दोनों तरफ ही होता था, चाहे वो अमेरिका चाहे वो सोवियत संघ, ये गारंटी देती थी अपने छोटे देशों को कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे। दूसरी चीज, हथियारों की प्राप्ति होती थी। छोटे देशों को महाशक्तियों से अपनी अपनी सुरक्षा करने के लिए हथियार मिलते थे, गोला बारूद, बम, एयरक्राफ्ट। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 विमान दिए हैं, बहुत उच्च दर्जे के विमान हैं। भारत के पास भी उस तरह के विमान अभी नहीं है, फाइटर जेट, तो वह उसे उसी संधि के तहत मिली थी, सेंटो के तहत ही मिली। हथियार प्राप्त होते थे कम कीमतों पर। तीसरी चीज, छोटे देशों को अपना विकास करने के लिए महाशक्तियों से आर्थिक मदद मिलती थी। यानी कि भाई तुम जाओ, अब युद्ध में तुम लोगों ने अपना बहुत कुछ गवाया, ये लो थोड़ा पैसा, विकास कर लो। मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है बच्चों, इसे मार्शल प्लान के नाम। तो अमेरिकी मंत्री थे मार्शल, उन्होंने यूरोप में जो तबाही मची थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसके बाद उन्होंने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और यूरोप के कई देशों को मदद करने की फरमाइश की कि हम आपको, तो मार्शल ने ये कहा कि आप अपना विकास के लिए हमसे पैसा ले लीजिए। तो उस तरह की आर्थिक मदद, तो फिर कई सारे पूर्व पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनको मदद मिली, वो पैसा मिला, तो उन्होंने बदले में अमेरिका को अपना समर्थन दिया। यही होता है दुनिया में, इसी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं कि किस तरह से आप अपने साथ कई सारे देशों को अपने समर्थन में लेते हैं। तो आर्थिक मदद मिलती थी छोटे देशों को, इसीलिए महाशक्तियों के साथ वो जाते थे। एकदम एक बार दोबारा से मैं बताता हूं कि छोटे देशों को क्या क्या मिलता था महाशक्तियों से, छोटे देशों को क्या क्या मिलता था महाशक्ति से। ध्यान से सुनिए कि छोटे देशों को, जो छोटे देश महाशक्तियों को के संगठन में शामिल होते थे, उन्हें क्या मिलता था, तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिलती थी अपने दुश्मन के खिलाफ, उन्हें हथियार मिलते थे और उन्हें आर्थिक मदद मिलती थी। मार्शल प्लान के नाम से भी जाना जाता है जिस आर्थिक मदद की मैं बात कर रहा हूं। अगर छोटे देशों को ये सब मिलता था तो कि महाशक्तियों को क्या जरूरत थी छोटे देशों की, भाई महाशक्तियां तो पहले से इतनी ज्यादा ताकतवर थी, उनके पास तो सब कुछ था, पैसा भी था, हथियार भी थे, महाशक्ति थी वो, तो छोटे देशों की उनको क्या आवश्यकता पड़ी। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, 4 नंबर में यह क्वेश्चन आता है, महाशक्तियों को छोटे देशों की क्या आवश्यकता थी। अब देखिए महाशक्तियां भले ही कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया में सब कुछ सबके पास नहीं है। तो छोटे छोटे जो देश थे, चाहे वो अफ्रीका के देश हो, अफ्रीका के देशों के पास सोना बहुत था, चाहे वो यूरोप के देश हो, चाहे वो सेंटो में शामिल सऊदी अरब जैसे देश हो या इराक जैसे देश हो, तो इन देशों के पास पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा था, पेट्रोल बहुत ज़्यादा था, तो इनके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत थे। छोटे देशों के पास प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में थे। तो छोटे देशों के पास जो प्राकृतिक संसाधन थे, इनकी जरूरत महाशक्तियों को अपना विकास करने के लिए थी। भाई पेट्रोलियम की जरूरत किसको नहीं थी, दोनों देशों को थी। दोनों देशों के पास थे पेट्रोलियम के, लेकिन अमेरिका के पास तो बाद में खोज की उन्होंने अपने देश के अंदर पेट्रोलियम की, लेकिन इसके अलावा स्टील, इसके बाद इस्पात, कोयला, खनिज, सोना, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती थी और ये छोटे देशों के पास थे। हालांकि छोटे देशों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वह उसको निकाल सकें, इसीलिए महाशक्तियों ने उनके संसाधनों पे कब्जा जमाया। तो एक तो ये फायदा होता था महाशक्तियों को छोटे देश को अपने साथ लेने में। दूसरा क्या होता था, भाई देखिए अब महाशक्ति तो अपना देश अपने अपने देश तक ही सीमित है, उनका एरिया तो अपने देश तक ही है। अब उनका मान लीजिए अमेरिका है
पश्चिम में और उसके साथ दुश्मनी हो गई है चीन की, तो अब वो उतनी दूर से मिसाइल कैसे छोड़ेगा? जब तक मिसाइल आएगी, जब तक उसे पता चलेगा, तब तक तो कार्रवाई हो चुकी होगी। तो उसे एक चाहिए ऐसा सैनिक ठिकाना जो चीन के आसपास हो, जैसे कि पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर वह अपने सैनिक ठिकानों की क्योंकि स्थापना करना चाहता था, इसीलिए उसे पाकिस्तान की जरूरत थी, यानी छोटा देश की जरूरत थी महाशक्तियों को। तो अपने सैनिक ठिकाने को स्थापित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में छोटे मोटे देशों की आवश्यकता होती थी महाशक्तियों को। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण, अब छोटे देश ये कहते थे कि भाई आप हमें सुरक्षा देते हो, आप हमारे लिए इतना करते हो महाशक्तियों से, तो महाशक्तियां को ठीक है कि आप भी हमसे थोड़ा सा पैसा ले लीजिए, आप हमारी इतनी सुरक्षा करते हैं। तो महाशक्तियां सुरक्षा की गारंटी देती थी छोटे देशों को। तो छोटे देशों ने कहा कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम हमारी तरफ से भी ले लीजिए, क्योंकि आप हमारी सुरक्षा करते हैं। तो अपने रक्षा व सैन्य बजट में छोटे देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे देश भी पैसा देते थे, अपने अपने बल पर जितना उनसे बन पाता था वह। तो पैसा भी मिल जाता था उन्हें अपने सैन्य बजट के लिए। और चौथी और इंपॉर्टेंट चीज कि भू क्षेत्र मिलता था। देखिए, अपने सेना का संचालन करने के लिए, हथियारों का संचालन करने के लिए, हथियार क्योंकि लगाए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, आप पढ़ेंगे क्यूबा मिसाइल संकट में भी, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इन सब चीजों के लिए भी महाशक्तियों को अगर अपने दुश्मन के खिलाफ मान लीजिए जासूसी करनी है या हथियार लगाने हैं, सेना का प्रयोग करना है, तो उसके उन्हें भू क्षेत्र की जरूरत पड़ती थी और भू क्षेत्र देशों के अंदर वह स्थापित करते थे। तो चार फायदे होते थे महाशक्तियों को छोटे देशों से कि उनको प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते थे, सैनिक ठिकाने स्थापित करने के लिए, और तीसरा सैन्य बजट मिल जाता था, आर्थिक सहायता मिल जाती थी छोटे देशों से, और चौथा जासूसी करने के लिए, हथियार लगाने के लिए, सेना का इस्तेमाल करने के लिए भू क्षेत्र की प्राप्ति हो जाती थी। यहाँ दो टर्म है, वैसे मैंने आपको बता दिया है। अप्रोच का सिद्धांत याद करिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब दो पक्ष बराबर के शक्तिशाली होते हैं और दोनों बराबर की विनाश करने की क्षमता रखते हैं, तो कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाता, और इसी को अप्रोच का सिद्धांत कहते हैं। देतांत क्या है? देखिए, देतांत शब्द बहुत इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल रिलेशन में। देतांत शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जब यूएसए और यूएसएसआर यानी दोनों महाशक्तियों के बीच जब जब तनाव में कमी आई, तो उस पूरे समय को शिथिलता के नाम से कहते हैं। शिथिलता यही देतांत। तो देतांत का अर्थ होता है शिथिलता। और जब जब दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव कम हुआ, मैं आपको बता दूं कि बीच बीच में मैक्सिको और वाशिंगटन के बीच में, दोनों राजधानी है महाशक्तियों की, वाशिंगटन अमेरिका की और मॉस्को रूस की, या पहले सोवियत संघ की। तो इन दोनों के बीच में हॉटलाइन की शुरुआत भी हुई थी, टेलीफोन की शुरुआत भी हुई थी। तो उस समय को हम कहते हैं कि तनाव में कमी आई थी, तो उसे शिथिलता के नाम से जाना जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में। आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे के कुछ टॉपिक्स को सुनने की कोशिश